नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के इस वीडियो में। और यह वीडियो दोस्तों उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो तैयारी करते हैं आरपीएफ या जो वनडे एग्ज़ाम, स्पेशली कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, दरोगा से लेकर बीपीएससी तक, ग्रुप डी से लेकर समझिए ग्रुप डी जितना लेवल एसएससी जीडी और सभी एग्ज़ाम है। क्योंकि देखिए हम इसमें किसको पढ़ा रहे हैं, जो समान ज्ञान है पॉकेट जी के खान सर का। आप लोग बहुत से लोग इस किताब के बारे में जानते होंगे, उसको मैंने कवर करने का सोचा है। और ये जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो देखिए, ये बुक खान सर का है, इसका पढ़ाने वाला हूँ अच्छा से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इतिहास, जो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इतिहास के स्रोत है ये सब। वो जो चैप्टर का नाम है प्राचीन इतिहास के स्रोत। देखिए प्राचीन भारत हम लोग पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में लगभग देखिए 25 चैप्टर है, जिसको में से आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत के स्रोत। समझ में आया ना। और मैं इसमें कोशिश किया हूँ कि बहुत अच्छा से समझाऊँ, ताकि आप इस किताब को एक बार नहीं बार बार पढ़िए। क्या क्या चीज़ कीजिए, बार बार पढ़ना है, ये बात याद रखना है। एक कहावत है कि 70 किताब को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 70 बार पढ़िए, ताकि बात माइंड में चला जाए। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। और इसी के ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत जो इम्पोर्टेंट है इसको मैं फैक्ट उसको अच्छा से समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप अच्छा से समझे ना। क्योंकि किताब आप लोग बहुत कोई ले लिए होंगे लेकिन उसको पढ़ नहीं पा रहे होंगे, समझे नहीं होंगे। तो मैं इसमें पूरा कोशिश करूँगा कि आप लोग को समझा सकूँ, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, यदि पहली बार आए हैं आप इस मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ज़रूरी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसका अर्थ क्या चीज़ होता है, इसको समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि इसका अर्थ क्या चीज़ होता है। तो देखिए इसका जो अर्थ होता है, इतिहास इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, इतिहास का स्रोत। आखिर हम लोग इतिहास जब पढ़ते हैं तो उसका कुछ स्रोत होगा ना, तो उसी को बारे में इस चैप्टर जानकारी देता है। जैसे इतिहास के जो पढ़ने का स्रोत है, इतिहास के जो जाने हम लोग जाने, जैसे इतिहास क्या होता है, प्राचीन अध्ययन। तो उसका स्रोत होगा ना कुछ, तब तो हम लोग जाने कि अशोक कौन था, ये कौन था, तो ये वेद का रचना कैसे हुआ था, इस सब की जानकारी जिस स्रोत से मिलता है उसी को ऐतिहासिक स्रोत बोलते हैं। तो ऐतिहासिक स्रोत में देखिए जो पहला होता है वो होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। अब तीनों के समझते। देखिए पुरातात्विक स्रोत उस स्रोत को बोलते हैं जो मतलब जैसे कुछ स्तंभ लेख हो गया, अभिलेख हो गया, सिक्का हो गया, ये सब मुद्रा हो गया, ये सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत होते हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कुछ आ जाएगा जो वेद हो गए, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वेदांग हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हो गए, जैन धर्म के ग्रंथ हो गए, ये सब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। और विदेशी यात्री में आप देखिएगा वहाँ पे इब्न बतूता आएगा, अलबरूनी आएगा। बहुत से विदेशी यात्री जब आए थे तो उन्होंने भी भारतीय इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताया, तो वो भी एक इतिहास का स्रोत हो जाता है। समझ में आया ना। तो ये सब चीज़ हम लोग को इस चैप्टर में देखना है। साहित्यिक स्रोत को अब दो भागों में बांटते हैं। जो साहित्यिक स्रोत है इसको यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है, एक धार्मिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य। तो इसको भी डिटेल में देखेंगे, पर फिलहाल हम लोग देखते हैं पुरातात्विक स्रोत, क्योंकि हेडिंग क्या चीज़ है, पुरातात्विक स्रोत। तो देखिए पुरातात्विक स्रोत में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि जो पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले पढ़ना अभिलेख के बारे में। तो ये देखिए क्या कहता है कि पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख ही हैं। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, अभिलेख है। इस बात को ध्यान में रखना। अब अभिलेख क्या चीज़ होता है, देखिए अभिलेख पाषाण, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तो पत्थर शिलाओं या स्तंभों या ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं द्वारा उत्खनित होता है। अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। मतलब ये सिंपल से अभिलेख मतलब इंट्रोडक्शन दिया है इस पॉइंट में कि जो अभिलेख क्या चीज़ होता है। तो अभिलेख होता है पाषाण शिला, यानी पत्थर के शिला, पत्थर के मतलब एक पत्थर के आकार का होता है, उस पर बहुत सी उत्खनित रहता है, खनित रहता है। जैसे अशोक ने बहुत सा अभिलेख बनवाया था, उस पर आपने जो काम किया था उसको लिखा था, लिखवाया था अपने महान काम को। तो फिर देखिए मुद्रा भी अभिलेख के अंतर्गत आ जाता है। तो ये ताम्रपत्र, ताम्र मतलब जो ताड़ का वृक्ष होता है ना, उसके बारे में बोल रहा है, तो उसका भी अभिलेख के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस जो पॉइंट है पहला, इसे एक बात याद रखना है कि अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या चीज़ दिखा कि सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया का अभिलेख है, जिसका नाम है बोगज कोई। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ठीक है ना। कि
मध्य एशिया के सबसे प्राचीन अभिलेख कौन है? बोगज कोई अभिलेख है, और जो कितना साल पुराना है? 1400 ईसा पूर्व पुराना है। अब बोगज कोई अभिलेख क्यों क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये बोगज कोई नामक स्थान से मिला। देखिए, अभिलेख बोगज कोई नामक स्थान से मिला, इसलिए इसको बोगज कोई अभिलेख बोलते हैं। और देखिए, ये अभिलेख की खासियत क्या है पता है? इसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नक्षत्र, देवताओं का नाम मिलते हैं। देखिए, ये मध्य एशिया में मिला, मतलब समझिए कि मध्य एशिया जो कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, उस साइड मिला है, लेकिन इसमें जो हिंदू देवी देवता हैं उनका नाम मिला है, तो इसीलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। तो ये प्रश्न पूछा भी गया है कि इंद्र, मित्र, वरुण और नक्षत्र देवताओं का अभिलेख कहाँ पे मिला है? कौन अभिलेख में नाम मिला है? तो बोगज कोई अभिलेख में। याद रखिएगा ना। जबकि आगे देखिए क्या लिखा है कि भारत का सबसे जो प्राचीन अभिलेख है वो अशोक का अभिलेख है, और जो 300 ईसा पूर्व के लगभग। तो यही दोनों में अंतर है कि जो भारत का सबसे पुराना अभिलेख, जो भारत क्षेत्र में, मैंने भारत जो क्षेत्र है ना, उसमें जो सबसे पुराना अभिलेख मिला है वो है अशोक का अभिलेख, जो 300 ईसा पूर्व का है। जबकि जो बोगज कोई अभिलेख है जो मध्य से मिला वो सबसे पुराना अभिलेख है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है, और बोगज कोई अभिलेख में इन देवताओं का नाम मिला है। तो इसको इस पॉइंट से यही बात मुख्य रूप से निकला। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इसको बारे में देखते हैं। तो देखिए क्या बोला, ये बोल रहा है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट एकदम यही आता है, क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, इसको याद रखेगा। तो बोलिए, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। तथा आगे क्या लिखा है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो रट लीजिएगा आप लोग। क्या चीज़? तुम याद कर लीजिएगा। क्या चीज़? कि जो हमारा देश का नाम भारत है ना, भारत बोलिए, भारतवर्ष बोलिए, इसका सर्वप्रथम उल्लेख अगर किसी अभिलेख के बात करेगा तो हाथी गुफा अभिलेख। अभी हम लोग देखेंगे बहुत से अभिलेख का नाम आएगा जिसको आप लोग, कई लोग नहीं सुनेंगे, तो घबराना नहीं है, देखते देखते आप सभी को याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम अभिलेख, सर्वप्रथम जो उल्लेख मिला है वो हाथी गुफा अभिलेख। कौन अभिलेख? हाथी गुफा अभिलेख। याद रखना है, गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख में मिला है। तो ये क्वेश्चन याद हो गया ना, दो क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिला? तो हाथी गुफा अभिलेख में मिला है। ये बात आप सभी को याद रखना चाहिए। चलिए इस पॉइंट को देखते हैं। देखिए, यमन राजदूत हेलियोडोरस, आगे देखेंगे कि यमन के एक राजा था, उसका एक दूत था, यमन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर, जिसको विदिशा भी बोलते हैं, से गरुड़ स्तंभ का लेख प्राप्त होता। समझिएगा, जो हेलियोडोरस था ना, उसका एक स्तंभ अभिलेख था जिसका नाम था गरुड़ स्तंभ लेख। ये कहाँ से प्राप्त होता? बेसनगर से प्राप्त होता, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण होता है। देखिए, जो मध्य भारत है ना, जो मध्य प्रदेश है, वहाँ पे भागवत धर्म कैसे विकसित हुआ, इसका उल्लेख किस में मिलता है? तो गरुड़ स्तंभ अभिलेख में मिलता है। और गरुड़ स्तंभ अभिलेख कहाँ से मिला? तो बेसनगर से मिला। और गरुड़ स्तंभ अभिलेख किसका है? तो हेलियोडोरस का। किसका है? हेलियोडोरस, जो यमन राजदूत था। इस पॉइंट का मेन मकसद यही था। तो एक बार फिर, यमन राजदूत हेलियोडोरस का अभिलेख कौन है? गरुड़ स्तंभ लेख। इससे क्या जानकारी मिलता है? तो मध्य भारत में भागवत जो धर्म है ये कैसे विकसित हुआ, इसका प्रमाण मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भागवत धर्म का विकसित होने का प्रमाण कौन अभिलेख से मिलता है? तो गरुड़ स्तंभ से मिलता है। और गरुड़ स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो हेलियोडोरस से भी संबंधित है। आगे देखिए, ये पॉइंट में क्या बोल रहा है कि दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगौरा अभिलेख में मिला। देखिए, अभिलेख के नाम यहाँ पे बहुत तो आ रहा है। गरुड़ स्तंभ अभिलेख देख लिए, सोहगौरा अभिलेख देख लिए, बोगज कोई अभिलेख देख रहे हैं, तो इस सब नाम आपको याद करते रहना। तो देखिए, दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिला? सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। तो इसको इसी पर कदम रट लेना है कि दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि देखिए, एरन अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मध्य प्रदेश में है। एरन अभिलेख याद रखिएगा। तो एरन अभिलेख जो मध्य प्रदेश में है से प्राप्त बराह भगवान पर हुनराज तोरामन का लेख अंकित है। समझिएगा अच्छे से, हुनों को राजा था तोरामन, तो इसने कुछ लेख लिखवाया था भगवान बराह के बारे में। तो इसका सच किससे मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। साथ ही साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य अगर किसी अभिलेख पर मिला तो एरन अभिलेख। तो दो बात एरन अभिलेख से संबंधित याद रखना। पहला, बोलिए, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है। और तथा दूसरा बात कि जो हुनरथ तोरमन था, उसने लेख अंकित किया था किसके बारे में? बराह भगवान के बारे में। इसका साक्ष्य भी कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं
एक क्वेश्चन भी पूछा है कि रेशम बुनकर की श्रेणियाँ की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलता है। तो देखिए अभिलेख बहुत सा आप लोग को पढ़ने के मिलेगा। तो मंदसौर अभिलेख से जानकारी किसको मिलता है? तो रेशम बुनकर की श्रेणियाँ की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। मंदसौर अभिलेख एकदम याद रखने का कि मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? तो रेशम बुनकरों की श्रेणी से। देखिए रेशम बुनकर थे ना, उनका श्रेणियाँ होता था, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। जैसे आज कैसे हम लोग का श्रेणी है, प्रथम श्रेणी के लोग, द्वितीय श्रेणी के लोग, जो उच्च माने आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, प्रथम श्रेणी में आ जाता, उसी बुनकरों का श्रेणी होता था। तो इसकी जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलता है। ये बात आप सभी को याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए क्या चीज़ लिखा है कि डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, बहुत अच्छा नाम, एकदम याद रखना ही, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक के अशोक के इतिहास लिखा। देखिए चूंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास के स्रोत। क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास के स्रोत। तो देखिए जो हम लोग अशोक के बारे में आज पढ़ते हैं ना, इसको बारे में जानकारी सर्वप्रथम कौन दिए थे? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने। अब इन्होंने अशोक के बारे में या मौर्य शासक के बारे में जानकारी अभिलेखों के आधार पर ही दिया है। समझ में आया ना? जो भी हम लोग किताबें पढ़ते हैं ना, तो इसका सच क्या है, इसका पुरातात्विक स्रोत क्या है? तो अभिलेख है। तो ये बात ये कह रहा था। वो कौन डॉक्टर थे? तो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, ठीक है। अब देखिए प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेख कौन है? प्रशासनिक शिलालेख है। तो प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेख कौन है? प्रशासनिक शिलालेख। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। एक पेज हम लोग पढ़ चुके हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। अभी जो पढ़ा रहा हूँ इसको तो आपको रटना होगा, रटिएगा तभी ये काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। देखिए क्या है, ये महत्वपूर्ण अभिलेख की जानकारी देता है। जैसे इस साइड अभिलेख के नाम है, यहाँ पे समझ में आया। और यहाँ पे उस अभिलेख का संबंध कौन शासक से था, या अभिलेख की विशेषता क्या चीज़ है, इसके बारे में दर्शाया गया, ठीक है। तो मैं जितना बार बोलूँगा आप लोग को उतना बार बोलना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं जितना बार बोलूँगा आप लोग उतना बार बोलिएगा ना, एकदम बोलना है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि जो हाथी गुफा अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख है, जिसको ये हाथी गुफा अभिलेख है, एक तो तिथि रहित अभिलेख है, और इसका जो संबंध है कलिंग के राजा खारवेल। तो देखिए कलिंग के एक राजा था खारवेल, उसका संबंध कौन अभिलेख से? हाथी गुफा अभिलेख से। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित राजा कौन है? तो कलिंग के राजा खारवेल। कलिंग कहाँ पे पड़ता है? अभी उड़ीसा में पड़ता है, समझ में आया ना। तो हाथी गुफा अभिलेख, कलिंग के राजा खारवेल। ये कलिंग के राजा खारवेल किससे, कौन अभिलेख से संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख से। तैयार हो गया। हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग के राजा खारवेल, हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग के राजा खारवेल, हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग के राजा खारवेल। इसको तो हम याद कर लीजिए, ठीक है। दूसरा जुन्नागढ़ अभिलेख, जिसका दूसरा नाम गिरनार अभिलेख भी है। तो जुन्नागढ़ अभिलेख बोलिए या गिरनार अभिलेख बोलिए, इसका कौन शासक से संबंध है? तो रुद्रदामन। रुद्रदामन एक शासक था, जैसे कलिंग का राजा खारवेल था ना, उसी रुद्रदामन भी राजा था। तो रुद्रदामन का संबंध है जुन्नागढ़ अभिलेख। खारवेल तो ऐसे लिखा रहेगा, रुद्रदामन का जुन्नागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। और गिरनार अभिलेख से ही सर्वप्रथम सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलेगी। इस झील का नाम याद रखिएगा, सुदर्शन झील, माइंड में। ये झील का जो नाम आएगा कई अभिलेखों में आएगा, और कई राजाओं से भी संबंधित है, समझ में आया ना। इसका चर्चा अशोक ने भी किया है। तो जुन्नागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख से दो फैक्ट याद रखना, एक रुद्रदामन इससे संबंधित है, दूसरा सुदर्शन झील के बारे में जानकारी इसी से मिलता है, ठीक है। तो जुन्नागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख से रुद्रदामन और सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट तीसरा है नासिक अभिलेख, ठीक है ना। तो नासिक अभिलेख है ना, इसको से गौतम पुत्र सतकर्णी यानी कि सातवाहनों वंश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। और देखिए सातवाहन वंश की जानकारी ना और अभिलेख से मिलता है, जो इसी में दिया है, जिसे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। जो सातवाहनों की जानकारी तो एक तो नासिक अभिलेख से मिलता है, साथ में यहाँ पे बालाघाट, देखिए बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख, बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख से सातवाहनों की उपलब्धियों की जानकारी, मैंने सातवाहनों की उपलब्धियों की जानकारी मिलता है। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि आपको ये दोनों अभिलेख के नाम, तीन अभिलेख देखिए कौन कौन, एक बालाघाट अभिलेख, कार्ले अभिलेख और नासिक अभिलेख, ठीक है। तीनों अभिलेख, फिर बोलिए, बालाघाट अभिलेख, कार्ले अभिलेख, नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख, बालाघाट अभिलेख, कार्ले अभिलेख। इससे जानकारी किसको बारे में मिलता है? तो सातवाहनों की उपलब्धियों के बारे में, गौतम पुत्र सतकर्णी के बारे में जानकारी मिलता है, समझ में आया ना। तो इसको याद रखना, जो गौतम पुत्र सतकर्णी है ना, इस सातवाहनों वंश के एक शासक था। तो इसको बारे में जानकारी नासिक अभिलेख से, कार्ले अभिलेख से और बालाघाट अभिलेख से। तो तीनों बोलिए एक हो, नासिक अभिलेख, बालाघाट अभिलेख, कार्ले अभिलेख। तीनों माइंड में जैसे आए तीनों सातवाहन पर एकदम चल जाना चाहिए। नासिक अभिलेख का संबंध सातवाहनों से, बालाघाट अभिलेख का संबंध सातवाहनों से, कार्ले अभिलेख का संबंध सातवाहनों से। समझ में आया? तो ये बात आप सभी को माइंड में जाना चाहिए। चौथा अभिलेख हम लोग देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या प्रयाग स्तंभ अभिलेख। बहुत ही मतलब इसका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है
कि समुद्रगुप्त मतलब इससे संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख से कौन संबंधित है? समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के महान शासक था। और इसकी जो विजय थी, क्योंकि हम कहा जाता है ये एक भी युद्ध नहीं आ रहा था, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, समझ में आया ना। तो ये एक भी युद्ध नहीं आ रहा था, तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है? तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। आप इसको ये बात याद रखिएगा। तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध कौन राजा से है? तो समुद्रगुप्त से है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध कौन राजा से है? बोले समुद्रगुप्त से। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध कौन राजा से? समुद्रगुप्त से है। समुद्रगुप्त से है। इनकी दिग्विजय को जानकारी मिलता है। ओके, अब देखिए ऐहोल अभिलेख के बारे में जानते हैं। तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, दम रट लीजिए, पुलकेशिन द्वितीय। पता है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में? आप लोग आगे पढ़िएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था, समझ में आया ना। तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है? ऐहोल अभिलेख से, ऐहोल अभिलेख से। तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, जैसे नाम देखिए, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। ओके ओके। अब देखिए मंदसौर अभिलेख, अभी ऊपर हम लोग बताया था ना, आपको याद हो जाना चाहिए। रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी मंदसौर अभिलेख से। साथ ही साथ मालवा के नरेश यानी कि मालवा के राजा यशोवर्मन की जानकारी भी मंदसौर अभिलेख से मिलता है। तो इसको भी याद रखना कि मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्मन की जानकारी मिलता है। मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्मन की जानकारी मिलता है, इसको याद रखना। तो याद करते जाना, मतलब एक बार पढ़िए, आप लोग को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो मालवा नरेश यशोवर्मन मंदसौर अभिलेख, बुनकरों की, रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन की जानकारी मंदसौर अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल अभिलेख। ओके, अब देखिए ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख क्या है? गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। तो जैसे ग्वालियर, गा से ग्वालियर, गा से गुर्जर प्रतिहार वंश, गा से ग्वालियर, गा से गुर्जर प्रतिहार। हालांकि गुर्जर प्रतिहार वंशों की जानकारी और कई अभिलेख से मिलता है, लेकिन यहाँ पे मेन अभी ग्वालियर अभिलेख के फोकस करना। तो ग्वालियर अभिलेख, तो ग्वालियर अभिलेख गुर्जर प्रतिहार वंश, ग्वालियर अभिलेख गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी देता है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी ग्वालियर अभिलेख से। मालवा नरेश यशोवर्मन की जानकारी मंदसौर अभिलेख से। ओके, अब यहाँ पे देखिए भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, इसका संबंध स्कंदगुप्त से। देखिए गुप्त वंश के समुद्रगुप्त था, स्कंदगुप्त था। देखिए इसको बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा कि हुनों पर विजय किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने। इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है? तो भीतरी अभिलेख एवं जूनागढ़ अभिलेख से। तो भीतरी अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त, जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। हुनों पर विजय की जानकारी यही दोनों अभिलेख से मिलता है, भीतरी अभिलेख एवं जूनागढ़ अभिलेख। तो भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख दोनों एक ही बार नाम बोलना, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, भीतरी एवं जूनागढ़ स्कंदगुप्त। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। ओके, इतना याद रखना। देवपड़ा अभिलेख, तो बंगाल के एक शासक था विजय सेन, सेन वंश जब आप लोग पढ़िएगा ना, तो बंगाल के शासक था विजय सेन, उसके बारे में जानकारी देवपड़ा अभिलेख से मिलता है। तो इसके बारे बंगाल के शासक विजय सेन के बारे में जानकारी देवपड़ा अभिलेख से मिलता है, ये बात आपको याद रखना। तो बंगाल के शासक विजय सेन के बारे में जानकारी देवपड़ा अभिलेख से मिलता है। जो विजय सेन था कहाँ के शासक था? बंगाल के शासक था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है? देवपड़ा अभिलेख से मिलता है। बंगाल के शासक विजय सेन के बारे में जानकारी देवपड़ा अभिलेख से मिलता है, इसको हम याद रखना है। ओके, आगे पढ़ते हैं। हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश। देखिए हम बताए थे ना, जो पुलकेशिन द्वितीय था हर्षवर्धन को हराया था, तो पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलता है। जबकि हर्षवर्धन की उपलब्धियों का जानकारी तो बांसखेड़ा अभिलेख और मधुबल अभिलेख, बांसखेड़ा अभिलेख और मधुबल अभिलेख, बांसखेड़ा अभिलेख और मधुबल अभिलेख से हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलता है। ओके, तो बांसखेड़ा अभिलेख, हर्षवर्धन भी महानतम शासक था। ओके, हम लोग देखेंगे वर्धन वंश में, तो इसकी जानकारी बांसखेड़ा अभिलेख और मधुबल अभिलेख से मिलता है। तो बताइए मधुबल अभिलेख से संबंधित राजा हर्षवर्धन, बांसखेड़ा अभिलेख से संबंधित राजा हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन को उपलब्धि की जानकारी बांसखेड़ा अभिलेख मधुबल अभिलेख। तो आपको आप लोग के साथ अभी तो नाम में मतलब जो नाम है वही माइंड में नहीं जा रहा होगा, तो इसके जितना बार बोलने की कोशिश कीजिएगा वो माइंड फिर एक्सेप्ट करते जाएगा। अभी तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं बालाघाट अभिलेख और कार्ले अभिलेख, सतवाहनों की उपलब्धि की जानकारी में मिलता है। अब अयोध्या अभिलेख, तो शुंग वंश की जानकारी, शुंग वंश के संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था ना, तो इसकी जानकारी मिलता है किससे? अयोध्या अभिलेख से। समझ में आया ना। तो अयोध्या अभिलेख शुंग का, शुंगों का मुख्य रूप से यहीं पे शासन था अयोध्या में। तो अयोध्या अभिलेख के शुंग वंश, अयोध्या अभिलेख शुंग वंश, अयोध्या अभिलेख शुंग वंश, याद रहेगा, ठीक है। भारहूत अभिलेख बहुत मतलब चर्चित अभिलेख है भारहूत अभिलेख। इस शुंग नरेश लिखना, शुंग नरेन शब्द खुदे होने से शुंग द्वारा निर्मित है। देखिए जो भारहूत अभिलेख है ना, इस पे एक शब्द है जो है शुंग नरेन। इससे क्या पता चलता है? इसे पता चलता है मतलब शुंग नरेन शब्द खुदा गया, इसे पता चलता है कि शुंगों ने बनाया था, मतलब शुंगों में। तो शुंगों ने बनाया था किसको? भारहूत अभिलेख को। अयोध्या अभिलेख भी शुंगों से संबंधित है, तो दोनों, क्योंकि इस पर
जो भैरव अभिलेख है ना, इस पर शुंग नरेन शब्द खुदा, इसका अर्थ ये निकलता है कि इसको शुंगों द्वारा निर्माण किया गया था, ठीक है ना। तो अब अयोध्या अभिलेख शुंगों की उपलब्धियां, भैरव अभिलेख भी शुंगों से संबंधित है। और एरन अभिलेख भानुगुप्त, समझिएगा अच्छा से। तो गुप्त के बारे में हम लोग इतना देख सकते हैं। तो एरन अभिलेख भानुगुप्त और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है, यहीं पे एरन अभिलेख में। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ पे मिलता है, एरन अभिलेख, पहले भी बता चुके हैं। और इससे कौन राजा संबंधित थे, गुप्त शासक भानुगुप्त, गुप्त शासक भानुगुप्त, कौन शासक है, भानुगुप्त। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख भानुगुप्त संबंधित है। तो भानुगुप्त, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, इतना हम लोग गुप्त देखें। देखिए हम बता देते हैं फिर एक बार। देखिए यहाँ पे है भानुगुप्त, ओके, ये हो गया भानुगुप्त। यहाँ पे देखिए स्कंदगुप्त, भीतरी जूनागढ़ अभिलेख से। अब एक था प्रयाग अभिलेख, जो ऊपर में है, दिखाई नहीं दे रहा, उसे कौन था, समुद्रगुप्त था। तो भानुगुप्त एरन अभिलेख, भानुगुप्त एरन अभिलेख, स्कंदगुप्त भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख। और समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त प्रयाग स्तंभ अभिलेख, समुद्रगुप्त को जी था प्रयाग स्तंभ अभिलेख था। समुद्रगुप्त क्या था, तो वो था प्रयाग स्तंभ अभिलेख। तो मैं इतना बात किस लिए रहा हूँ ना, ताकि आप लोग के माइंड में चल जाए। अब जब दोबारा पढ़े ना अपने से, तो आपको याद हो जाना चाहिए अच्छा से। क्योंकि हमें पता टाइम तो बहुत ले रहा हूँ, पर क्या कीजिएगा, टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा पढ़िए कि एकदम लगे कि हम नोट के पढ़ रहे हैं, ओके। अब देखिए इसमें सिक्के के बारे में बताया गया है कि सिक्का क्या चीज़, मतलब स्पेशली सिक्के की जानकारी मिलता है। इस जो पोर्शन है, ये पोर्शन है ना ऐतिहासिक स्रोत का, उससे उसकी जानकारी मिलता है। तो देखिए सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, क्या कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र। और इंग्लिश में इसको न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। इंग्लिश में सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स, इंग्लिश में न्यूमिस्मैटिक्स, हमेशा न्यूमिस्मैटिक्स ही देता है, शायद कभी कभी मुद्रा शास्त्र देगा, क्योंकि मुद्रा शास्त्र सब कोई पकड़ लेगा। और देखिए पुराने जो सिक्के होते थे, इसके बारे में जानकारी दिया, तांबा के, चांदी के, सोना के होता था, शीशा के धातु के बनते थे, समझ में आया था ना। और समझिए जो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है। समझिए इस छवि को सम्मिलित रूप से, जो तांबे के होते थे, चांदी के होते थे, इसको क्या बोलते थे, आहत सिक्का कहते थे। और इसको साहित्य में करसापन कहा गया है। तो समझिए अच्छा से, आम बोलचाल की भाषा में इसको आहत सिक्का कहा जाता था, लेकिन साहित्यिक भाषा में इसी को करसापन कहा जाता था। ये दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना था, आहत सिक्का को ही करसापन कहा जाता था, ओके। और सर्वप्रथम सिक्कों पर यावनों शासकों ने लेख लिखाने का कार्य किया। तो देखिए सिक्का पहले होता था ना, एक चिकना होता था, दोनों साइड कुछ नहीं लिखा गया सिक्का पर, दोनों साइड सिक्का पर कुछ नहीं लिखा जाता था। लेकिन जो यावन शासक हुए, इन्होंने क्या किया, तो लिखने का कार्य किया। इस पर कुछ किया, जो सिक्कों पर लिखने का कार्य, मैंने अपनी विशेषता को चित्र बनाने का कार्य किया। तो सबसे पहले यावनों ने, किसने प्रारंभ किया, यावनों ने प्रारंभ किया। तो ये बात याद रखना है आप सभी को, ठीक है, कि यावनों ने सिक्कों पर लिखने का कार्य किया, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, कनिष्क के सिक्कों से बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाणित है। देखिए कनिष्क के जो सिक्का मिला, इससे क्या पता चलता है कि जो कनिष्क था ना, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी था, यानी कि बौद्ध धर्म को मानता था। तो कनिष्क बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक था। इसको पता कैसे चलता था, सिक्कों से, जो कनिष्क कालीन सिक्के थे उससे यह पता चलता है, ओके। आगे देखिए, इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासकों का इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के ही हैं। देखिए हम आगे, आप लोग हिस्ट्री जब पढ़िएगा ना, तो इंडो यूनानी शासक के बारे में पढ़िएगा। इंडो सिथियन शासक मैंने, इंडो मैंने इंडिया, और यूनान मैंने जो यूनान से आए थे वो इंडिया में बस गए। इंडो मैंने इंडिया में आगे कहाँ से, सिथियन से। तो इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासकों के इतिहास की जो प्रमुख स्रोत है वो सिक्का ही है, क्योंकि ये शासक जब आए थे ना भारत में, तो अनेक प्रकार के सिक्का जारी किए थे, तो उसी से आज हम लोग के पता चलता है। तो इन लोग का प्रमुख स्रोत सिक्का ही है, इसीलिए सिक्का एक पुरातात्विक स्रोत है, ओके, इतिहास का अध्ययन करने का। आरंभिक सिक्का अधिकतर चांदी के होते थे। ये तो शुरू में बता दिया है कि आरंभिक सिक्का अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम होते थे। तो तांबे की भी होता था, लेकिन तांबे के सिक्का बहुत कम होता था। अब ये सिक्का पंचमार्क कहलाते थे। देखिए आहत सिक्का देखने, करसापन कहा, उसी प्रकार ये सिक्कों को पंचमार्क सिक्का कहा जाता था। तो पंचमार्क सिक्के में कौन कौन आते थे, तो तांबा और चांदी के सिक्कों का स्पेशली पंचमार्क सिक्का कहा जाता था, पंचमार्क सिक्का कहा जाता था। तो तांबे के सिक्के और जो चांदी के सिक्के थे, इसको स्पेशली पंचमार्क सिक्का कहा जाता था। रोमन सिक्के अरिकमेडु, यानी कि जो पुदुचेरी के पास एक जगह है, से प्राप्त हुए हैं। तो रोमन सिक्के है ना, जो रोमन में सिक्के चलते थे, वो अरिकमेडु से प्राप्त हुए। इसका अर्थ क्या हो, लोग व्यापार करते थे पुदुचेरी के पास, यही ना हुआ था। इसीलिए सिक्का भी ऐतिहासिक स्रोत है इतिहास को जानने का, समझ में आया ना। उत्तर भारतीय मंदिरों की शैली नागर शैली है, ये तो आप लोग जानते होंगे। दक्षिण भारतीय मंदिरों की शैली, कला की शैली द्रविड़ शैली है। और जबकि
दोनों का मिश्रण बेसर शैली, यानी कि मध्य भारत में मिश्रण शैली मिलेगा जिसको बेसर शैली भी कहते हैं। तो ये मंदिर निर्माण की 3 शैली, उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और जो मध्य भारत है वहाँ पे बेसर शैली। और बेसर शैली में नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण दोनों मतलब देखने को मिलता है। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया है। आगे देखते हैं यहाँ पे बोल रहा है क्या चीज़ कि कुषाण काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल माने गुप्त के बाद वाला काल, जो मूर्तियाँ निर्मित की गई जनसाधारण के धार्मिक स्थानों को मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। मतलब ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। तो बेसिकली बोलना चाह रहे हैं कि कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्ति निर्मित की गई ना, इससे यह पता चलता है कि जनसाधारण की धार्मिक आस्था क्या चीज़ था, और ये भी पता चलता है कि उनको मूर्ति का ज्ञान था। ठीक है ना, ये पता चलता है, मूर्तियाँ मिला इससे। देखिए भारूत अभी लगा अभी पढ़ें, भारूत, बोधगया, सांची या अमरावती की मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलता। मतलब यहाँ पे मूर्ति मिली है तो इससे क्या पता चलता है, ये सभी जगह जो भारत हो गया, बोध गया, कि जन सामान्य का जीवन उस समय कैसा होगा, उन लोग मूर्ति के बारे में परिचित थे, ये पता चलता है। ओके, और मूर्ति निर्माण की कला आप लोग पढ़िएगा, सिंधु अथी पाषाण काल तभी से है, जबकि जो मंदिर बनाया गया वो गुप्त काल में शुरू किया गया। गुप्त काल से पहले मंदिर का निर्माण नहीं किया जाता था। तो ये बात माइंड में आपको रखना है। देखिए अजंता की गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वत सर्वकालिक है। इसका अर्थ ये बोल रहा है जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। मतलब ये बोल रहा है ना कि अजंता की गुफा में जाइएगा ना आप, जो कि महाराष्ट्र में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में है अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, तो वहाँ पे माता और शिशु का चित्र मिला है, मतलब माता का और शिशु का, और साथ में मरणासन राजकुमारी का भी चित्र मिला जो कि हमेशा के लिए है। मतलब अब सब नहीं रहेगा ना, शाश्वत है, समझिए। ये मैंने इसको बढ़ा चढ़ा के बोला है। और ये जो है गुप्त काल में, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनता के गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु का जो चित्र है या मरणासन राजकुमारी है वो गुप्तकालीन है। गुप्तकालीन कलात्मक के मतलब गुप्तकालीन कलात्मक का एक विशेष नमूना बोल सकते हैं इसको। ओके, तो देखिए चाहूँ तो मैं बहुत देरी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कुछ मेरी मतलब बोल सकते हो कि मुझे भी एमबी का प्रॉब्लम होता है बेसिकली अभी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आगे चल के इस प्रॉब्लम से निदान हो जाऊँ जब मेरे पास 5G मोबाइल हो जाएगा। ओके, तो फिलहाल आज के लिए मैं यहीं पे वीडियो को करता हूँ पोस्टपोन्ड, अंतिम करता हूँ। और मैंने बेसिकली समझाने का प्रयास किया कि आप लोगों को करना क्या चीज़ है, कैसे पढ़ाई करना है, कितना याद करना, कितना बार इसको मतलब रटना है, ताकि आप लोग के माइंड में फिट हो जाए। और देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो चैप्टर है ना पहला पुरातात्विक सूत्र, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं है। इसको इंटरेस्टिंग मैं बनाने की कोशिश फिर भी कर रहा हूँ। और बाकी हम लोग जब सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे या प्राग ऐतिहासिक सभ्यता पढ़ेंगे ना, प्राग ऐतिहासिक इतिहास, वहाँ से एक क्रमबद्ध तरीका से मतलब अच्छा लगने लगेगा पढ़ने में। तो आप लोगों को अभी मैं जितना बार बोला हूँ उतना बार मतलब ध्यान देना, ये सब चीज़ जो मैंने ये सब चीज़ जो बताया उसके ऊपर अच्छा से फोकस करना है। अभी मात्र 2 पेज आज समाप्त करते हैं, 2 पेज नहीं 2.5 पेज बोलूँगा, 2.5 पेज समझिए लगभग, सॉरी 1 पेज ही क्योंकि पीडीएफ मैंने ऐसा बनाया तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो देखिए ये जो ग्राफ है इसको आप लोग को याद कर लेना है। ओके, अच्छा से। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं कल। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो और लंबा बना सकूँ, मैं टाइम निकाल सकूँ आप लोग के लिए। और इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, समझ में आया ना, शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और मैं पूरा जो बुक है खान सर का ये जो बुक है इसको मैं पूरा तरीक़ा से हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँ। मतलब ऐसा पढ़ा दूँ ना कि आप लोग जब पढ़ें ना तो कहानी जैसा लगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा हम जान रहे हैं, आपको मतलब समझ ही में ना आएगा कि इसमें लिखा क्या चीज़ है। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।